ओके देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सो ठीक ठाक। ओके, तो हमारे पास दो वेव्स है। एक वेव है y1 इक्वल्स टू ट्वाइस a y1 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा, और y2 इज इक्वल्स टू दूसरी वेव है a साइन 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। एज यू कैन सी कि यहां पर ये दोनों वेव्स है ये हर तरह से आइडेंटिकल है। इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, इनका वेवलेंथ सेम है, दे आर ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम, है ना। बस इनमें माइनस और प्लस का फर्क नजर आ रहा होगा। एंड दिस माइनस प्लस का जो डिफरेंस है वो क्यों, किस वजह से है? क्योंकि डायरेक्शन इनके ऑपोजिट है। दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब होगा क्या, इन दोनों का होगा एडिशन y1 प्लस y2, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का होगा एडिशन। ये दोनों आपस में एक जगह पहुंचे और आपस में मिल गए। तो अब चलिए देखिए, a साइन 2 पाई स्मॉल nt माइनस x बाय लैम्बडा प्लस a साइन 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। अब इसमें से क्या करो, a को कॉमन निकाल लो बाहर। चलो a को कॉमन निकाले तो क्या बचा, साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा प्लस साइन ऑफ 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह की दो इक्वेशंस बचती है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर बेटा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। इफ यू रिमेंबर, साइन c प्लस साइन d का क्या फॉर्मूला है, तो 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2। ये मेरे पास साइन c प्लस साइन d का क्या है बेटा, फॉर्मूला है। तो यहां पर c क्या हुआ, nt माइनस x बाय लैम्बडा हुआ, और आपका d क्या हुआ, nt प्लस x बाय लैम्बडा। तो अब इन दोनों का एडिशन होने वाला है, तो देखो y इक्वल्स टू a। तो देखो 2 साइन c प्लस d, मतलब ये पूरा एंगल इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो तुम खुद एक बात देखो, 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा प्लस 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। तो तुमको नहीं लगता कि ये जो माइनस वाला और ये प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 पाई nt, ओके 2 पाई nt प्लस 2 पाई nt, क्योंकि माइनस एक्स बाय लैम्बडा तो कैंसिल हो जा रहा है, 4 पाई nt आ रहा है क्या इसमें, n इक्वल्स टू y बाय, सही है। 2 पाई nt प्लस 2 पाई nt, 2 पाई nt डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो मैंने क्या करा, c प्लस d करा मैंने, मतलब इसको इसके साथ क्या किया बेटा, ऐड किया। तो जब इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो 2 पाई या माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 पाई nt प्लस 2 पाई nt इस तरह से, और ये नीचे वाला डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको कहूंगा ठीक है, ये इधर का टर्म आ गया। अब कॉस ऑफ c माइनस d बाय d बाय 2 की बारी। आपको क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा, मैं रफ में लेता हूं इधर, 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। अब क्या हो जाएगा, 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा। हुआ क्या बेटा, ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, माइनस ट्वाइस x अपॉन लैम्बडा। तो देखो फिर यहां आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस x अपॉन लैम्बडा डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट का 2। अब देखो ठीक है, आगे क्या हुआ फिर, चलो फिर ये आगे आएगा y इज इक्वल्स टू a 2 साइन ऑफ, ये हो जाएगा 4 पाई nt, क्योंकि 2 पाई दो बार आ गया ना, तो 4 पाई nt डिवाइडेड बाय 2, जो कि कुल मिला के क्या होने वाला है, 2 पाई nt ही होने वाला है।
और ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाय लैम्बडा। अब आप बोल रहे होंगे सारा ये माइनस साइन किधर गया? हाँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसीलिए कॉस ऑफ माइनस एक्स बाय लैम्बडा को मैं सिर्फ एक्स बाय लैम्बडा लिख सकता हूं। फिर उसके बाद आगे, तो चलिए फिर उसके बाद आगे मैं इसको देखूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा यहाँ पे। तो जब मैं यहां थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा तो y इक्वल्स टू क्या इक्वेशन बनेगी? देखो ये 2 लिखूंगा मैं, ये a लिखूंगा मैं, ट्वाइस a, कुछ तो मिसिंग है यार यहाँ पे, नहीं 2 पाई मिसिंग है ना यार, ये 2 पाई, ये 2 पाई भूल गए ना अपन, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा होगा ये, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। तो चलो ठीक है, फिर उसके बाद जब आप उसको लिखेंगे तो ट्वाइस a कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी, या फिर जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और y इक्वल्स टू ट्वाइस a कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये मेरे पास इस तरह से इक्वेशन आती है जिसको हम लोग कहेंगे दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव। ये डिराइव करने के लिए हमसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, और जिसके कुछ समवेयर अराउंड कुछ मतलब 2-3 मार्क का, जो 3 मार्क से 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है ना। देख लो सिंपल है, कुछ खास नहीं है। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, है ना, इसमें माइनस था, इसमें प्लस था, फर्क इतना ही था। ऐड किए, ए को कॉमन निकाले, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाए, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इसको और इसको ऐड किए तो सबसे पहले माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 2 पाई एन टी बचेगा। अच्छा ठीक है, फिर अगली बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, और इधर का 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा बच जाएगा, जिसके तहत फिर ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ, सेकंड वाला गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर भी लिखा नहीं मैंने ठीक तरीके से। चलो एक मिनट, रफ में इधर मैं बताता हूं। तो जैसे कि मैंने कहा c माइनस डी, तो कॉस ऑफ c माइनस डी लिखना है मुझे, तो c माइनस डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ऑफ c का मतलब क्या हुआ? ये पूरा 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये c हुआ बेटा मेरा। अच्छा d क्या है बेटा अपना? 2 पाई एन टी, 2 पाई एन टी प्लस ये वापस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहां पर कुल मिला के क्या रहेगा? 2 सी माइनस डी अपॉन 2। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये जो माइनस साइन यहां थी, ये प्लस साइन थी, जो ये माइनस साइन हो जाएगी। तो फिर आगे क्या होगा बेटा? ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा? एन टी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। फिर बचा क्या हम पर? देखो कॉस ऑफ माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, यानी कि माइनस 4 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। तो फिर बचेगा कॉस ऑफ माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो इस तरह से ये आंसर आया, माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आती है इन एन एसएचएम। अब यहां पर जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रोपोगेटिंग वेव तो है नहीं, लगातार आगे बढ़ने वाली वेव है कि ये स्टेशनरी वेव। जो स्टेशनरी वेव वो जहां के वहीं रहती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ती। तो अगर ये आगे नहीं बढ़ती तो इसकी इक्वेशन में एक्स नहीं आएगा। बोले समझा नहीं, कैसा? अच्छा, एक चीज जो जगह पे ऑसिलेट करती है ऊपर नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? और जो चीज ऑसिलेट भी करती है और आगे भी बढ़ती है, उसकी इक्वेशन में क्या आता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स आप ले सकते हैं, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब साइन के फंक्शन के साथ एक्स भी आता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव। ये आगे बढ़ रही क्या? प्रोपोगेट करती क्या ये? नहीं, ये तो कैसी वेव है जो जगह पर ही ऑसिलेट करती है। मतलब इसमें जो सही इक्वेशन होगी उसकी इस तरह से लिखी जानी चाहिए, है ना, ए साइन 2 पाई ओमेगा टी, या फिर y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई
n इंटू टी, ऐसी इक्वेशन लिखी जानी चाहिए। तो मैं बोलूंगा अरे यार ऐसी इक्वेशन में देखो, मैं अगर देखूं जैसे कि तुमने कहा कि ओमेगा को 2 पाई n लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ 2 पाई n t, हाँ ये यहां पर तो नजर आ रहा है मुझे साइन ऑफ 2 पाई n t, मगर इसके साथ ये जो सब कुछ है ये क्या है फिर? यहां तो x आ गया ना, तो ये क्या चीज है? तो बेटा ये सारा का सारा आइटम जो है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सारा का सारा आइटम क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये वेव नहीं है, ये पूरा का पूरा वेव का प्रोपगेशन वेव का नहीं है। ये क्या हिस्सा है? ये बताता है कि वेव किस तरह से बदल रही है, और ये बताता है आपका पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड। क्योंकि देखो तो साइन ऑफ 2 पाई n t के मल्टीपल में क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर भी साइन ऑफ 2 पाई n t की मल्टीपल में जो कुछ भी आएगा वो क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड रहेगा। ये बात समझ में आया आपको? तो मैं ये कहूंगा अच्छा तो फिर ये पार्ट जो है ये मेरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं ऐसा, तो फिर हम यहां लिखेंगे इस तरह से इसको कि देयरफॉर r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं r इन एम्पलीट्यूड, इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यहां पर सारी चीजें कांस्टेंट है सिवाय x को छोड़कर। 2 तो एक खालिस नंबर है, a एम्पलीट्यूड है, लैम्बडा वेवलेंथ है, ये 2 पाई भी एक खालिस नंबर है, x ही ऐसी चीज है जो बदल सकती है, वेरिएबल है। और आपको क्या नजर आ रहा? जो टोटल एम्पलीट्यूड है इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब वो पोजीशन के साथ बदलता रहता है। और होता भी है ना स्टेशनरी वेव में। आपको स्टेशनरी वेव में आपको क्या हर एम्पलीट्यूड सेम होता? क्या नहीं। ये पार्टिकल देखो कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा, ये पार्टिकल बहुत ही कम वाइब्रेट कर रहा, और बेचारा ये तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। तो हमने ये देखा कि एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इन स्टेशनरी वेव। तो वही बात बताई गई बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब हमको देखना है अगला पार्ट जो आएगा इसमें, ये देखना है कंडीशन फॉर एंटी नोड एंड नोड। अगर हमारी वेव की इक्वेशन इस तरह से है तो पहला नोड कहां बनेगा, फिर एंटी नोड कहां बनेगा, फिर उसके बाद अगला नोड कहां बनेगा, फिर एंटी नोड कहां बनेगा, ये सारी चीजों को हमको देखना है। बट उसके लिए मुझे जगह भी चाहिए, और अब तब तक के आप एक काम करो, रीड कर लो वहां तक के। कंडीशंस फॉर एंटी नोड एंड नोड। तो देखिए बेटा, कंडीशंस फॉर एंटी नोड एंड नोड। एंटी नोड वो जगह होती है जहां पे आपका जो पार्टिकल है सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है, और नोड वो जगह होती है जहां पर पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करता। हमारी स्टेशनरी वेव में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा उसका फॉर्मूला उसने ऑलरेडी मेंशन करके दिया है, r इक्वल्स टू ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा, है ना। उसने कहा है कि आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहते हो तो किसी भी पोजीशन पे आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसमें ट्वाइस ए ये जो पार्ट है ये कैसा है? कांस्टेंट है, और 2 पाई x अपॉन लैम्बडा अगर पूरा एक साथ देखा जाए तो वेरिएबल है। आपको मालूम है जब कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वो किसी भी कॉस थीटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है ना। अगर मैं बोलूंगा कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1। तो मैं कहूंगा कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा की जगह अगर मैंने 1 डाल दिया तो वो r की क्या होगी बेटा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं यहां पर 1 डालता हूं। अगर मान लो cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? ट्वाइस ए के बराबर, या प्लस माइनस ट्वाइस ए बोल सकता हूं ना, आपके ट्वाइस ए के बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट करेगा। कब होगा ऐसा? कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा अगर रहा तो। अच्छा ये 2 पाई x अपॉन लैम्बडा क्या है? बोले एंगल है। तो मैं कहूंगा अच्छा जरा ये बताना, अगर ये 2 पाई x अपॉन लैम्बडा ये पूरा का पूरा एंगल है, तो 2 पाई x अपॉन लैम्बडा की किस वैल्यू पर, 2 पाई x अपॉन लैम्बडा की किस वैल्यू पे cos की वैल्यू 1 आएगी? जब ये 0 होगा। तुम 2 पाई x अपॉन लैम्बडा की जगह क्या डालो? 0, तो इसकी वैल्यू
प्लस माइनस लिखना चाहिए मुझे, इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। अगली बार कब आएगी वो, जब cos थीटा cos 0 1 होता है ना। अच्छा, -1 कब होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद नहीं तुमको, 180 डिग्री पे cos पाई -1 होता है, तो पाई पर होता है -1। अब आप बोल रहे हो नहीं सर ये -1 तो बहुत कम वैल्यू हो जा रही, नेगेटिव में जा रही। बेटा यहां जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ +1 का मतलब होता है ऊपर की तरफ, -1 का मतलब होता है नीचे की तरफ। इसका मतलब कम और ज्यादा नहीं होता। ये एक वेक्टर क्वांटिटी को आप स्टडी कर रहे हैं, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को आप स्टडी करते हैं तो प्लस और माइनस क्या डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन। हाँ, स्केलर क्वांटिटी को आप जब स्टडी करते हैं तो प्लस और माइनस क्या होता है, फिर आपका वो प्लस जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा, माइनस बोले तो सबसे कम हो, बोलते हैं ना आप पढ़ाए उधार इतना है, निगेटिव मतलब मेरे पे उतना उधार हो गया, -10 में चले गया मतलब 10 रुपए की मेरे पे उधारी आ गई, है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर माइनस का मतलब कम नहीं होता है, प्लस का मतलब, माइनस का मतलब होता है ज्यादा ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू ही होता है, बट इन अदर डायरेक्शन। तो ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है, हमको cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्बडा की वैल्यू +-1 चाहिए। तो हमने देखा वो कब पॉसिबल है, तुम 2πx अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 0 डालो तो तुमको आंसर में क्या मिलेगा, 1। अब अगली बार तुम पाई डाल के देखो तो आंसर क्या मिलेगा, -1। या फिर अगली बार तुम 2π डाल के देखो तो आंसर फिर से क्या मिलेगा, +1। फिर अगली बार आंसर 3π डाल के देखो तो आंसर में फिर से क्या मिलेगा, -1, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलते रहेगा। मतलब जब 2πx अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 0π 2π 3π 4π 5π एंड सो ऑन चलते रहेगा, 3π 4π 5π एंड सो ऑन चलते रहेगा। जब जब ये वैल्यू मैं डालूंगा तब तक इसकी वैल्यू +1 -1 +1 -1 +1 -1 आती जाएगी। और जब जब यहां पर क्या फॉर्म होता जाएगा, एंटी नोड, क्योंकि एंटी नोड ही होता है ना जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि 2πx अपॉन लैम्बडा की क्या वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा ओके, देखो 2πx अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 0 लाने के लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए। आप कहेंगे x की वैल्यू तो 0 ही होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तुम x की वैल्यू 0 डालो तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे 2πx अपॉन लैम्बडा की वैल्यू पाई चाहिए, क्या चाहिए, पाई, तो मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए होगी, तुम बताना। Am I going on the right direction? सही चल रहा है, हाँ बोलो बोलो, x की वैल्यू मुझे क्या डालना पड़ेगा ताकि वहां पर पाई आ जाए, बोलो। x की वैल्यू मैं क्या डालूं कि यहां पर इसका सिर्फ पाई बच जाए, λ/2। अरे भाई डाल के देखो, λ/2 है ना, रफ में देखो, 2πx अपॉन लैम्बडा, तो 2π अपॉन लैम्बडा, x की जगह डालो λ/2, कटा 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 क्या बचा, पाई। अच्छा ठीक है, x की वैल्यू अब क्या डालूं मैं ताकि आंसर में सिर्फ पाई बचे, 2π बचे, लैम्बडा, है ना। x की वैल्यू क्या करो, 2π डालो। तुम जब x की वैल्यू 2π डालोगे, 2π सॉरी लैम्बडा, x की वैल्यू लैम्बडा डालोगे तो लैम्बडा लैम्बडा कटा बचा क्या, 2π। x की वैल्यू मैं क्या डालूं कि भैया यहां पर 3π बच जाए, 3λ/2। अब बताओ x की वैल्यू मैं क्या डालूं ताकि यहां पर 4π बचे, 2λ डाल दो। x की वैल्यू क्या डालूं ताकि वहां पर 5π बचे, 5λ/2, है ना। तो अब ये क्या बता रहा है बेटा, मालूम क्या, ये बता रहा है पोजीशन ऑफ एंटीनोड, कि पहला एंटीनोड अगर तुम्हारी वेव इस तरह से थी, बोले किस तरह से थी, तुम्हारी पहली वेव कैसी थी, अच्छी थी, बोले अरे कैसी थी, a sin 2π nt -x/λ और y2 इज इक्वल्स टू a sin 2π nt प्लस x/λ। अगर तुम्हारी पहली वेव, ये वेव और ये वेव इस तरह की है, साइन फंक्शन वाली वेव है, तो जब ये ऐसी वेव्स आपस में टकराएगी तो भैया पहला एंटीनोड फॉर्म होगा 0 पे, फिर दूसरा एंटीनोड कहां फॉर्म होगा, λ/2 पे, फिर तीसरा एंटीनोड लैम्बडा पे, चौथा एंटीनोड 3λ/2, पांचवा एंटीनोड 2λ पे। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड, एक के बाद एक आने वाले एंटीनोड के बीच का फासला, λ/2 माइनस 0 करो, λ/2, लैम्बडा माइनस λ/2 करो, λ/2, 3λ/2 माइनस लैम्बडा करो, λ/2। तो एक के बाद एक आने वाले सक्सेसिव एंटीनोड के बीच का फासला क्या आएगा, λ/2, और ये भी यहां पर प्रूफ हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज λ/2। आई बात समझ में आपको, दिस इज इट।
तो देखो यहां पर हम लोग ने देखा कंडीशन फॉर एंटीनोड। जिस तरह से आपने कंडीशन फॉर एंटीनोड देखा वैसा ही मैं देखूंगा कंडीशन फॉर नोड। तो अगला आता है मेरा कंडीशन फॉर नोड। अब देखो बेटा गौर से, हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा। ट्वाइस ए कांस्टेंट है, वो बदलने नहीं वाले, है ना, मगर यहां पर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा ये सब जो पार्ट है ये वेरिएबल है, इसमें एक्चुअली एक्स वेरिएबल है, बाकी एक्स की वजह से पूरा वेरिएबल हो जाता है। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, अगर मान लो कॉस अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला गया, और मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी 0, तो आर भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो आर अपने मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा एंड दैट्स व्हाट 0। आर अपनी मिनिमम वैल्यू दैट्स 0 पे चला जाएगा। अच्छा ठीक है, आर अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला गया, 0 पे चला गया। अच्छा ये कब पॉसिबल है कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू पे चली जाए, तब जब ये cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी 0। अच्छा ये कब पॉसिबल है, जब 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू क्या रहेगी π/2, है ना। cos थीटा cos 90 डिग्री क्या होता है 0, और cos 270 डिग्री क्या होता है 0। जैसा कि आपको सर्कल वाला इंफॉर्मेशन है या नहीं याद, मुझे पता नहीं। ये एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, एक राउंड मार के आया 360 डिग्री। इसी को रेडियन में बोलो तो 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई, 3 π/2, 2 पाई। एक और आगे चलते रहो तो ये क्या हो जाएगा फिर 5 π/2, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 7 π/2, और ये हो जाएगा 4 पाई। और आगे चलो तो 7 π/2, है ना, 5 पाई, और ये हो जाएगा 9 π/2, और ये 6 पाई। मतलब 3 राउंड हो गए यहाँ पे, है ना, ये एंगल से। तो देखो हर ये वाली पोजीशन पे हमेशा आपको क्या मिलता है, कॉस की वैल्यू 0 आती है। cos π/2, cos 5 π/2, cos 7 π/2, cos 3 π/2, cos 7 π/2, cos 9 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हमेशा आंसर आपका क्या आएगा बेटा 0 आएगा। इफ्रा नींद लग गई क्या? हाँ ये एसी चालू करने का ये मसला हो गया क्या, नींद लग रही लोगों को? ध्यान दो सब लोग इधर। तो भैया अच्छा ये समझ में आया मुझे कि cos ऑफ π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, अगर मैं ये वैल्यू डालूंगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा की, तो cos की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है 0 आने वाली है। आई बस सुनिए, फिर मेरा अगला सवाल ये हो गया x की क्या वैल्यू डालू कि 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा π/2 निकल के आ जाए। x की क्या वैल्यू डालू कि 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा π/2 निकल के आ जाए। तो बोलो x की क्या वैल्यू डालना चाहिए आपको, λ/4। तुम x की वैल्यू λ/4 डाल के देखो। बोले सर कैसे मानूं मैं, तो देखो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा, 2 पाई लैम्ब्डा एक्स की जगह डाल के देखो λ/4, लैम्ब्डा कटा 2 क्या हो गया फिर π/2 आया कि नहीं आया, है ना। तो तुम x की वैल्यू क्या डालो λ/2 डालो। अच्छा अब मैं ये जानना चाहता हूं मुझे x की क्या वैल्यू डालना चाहिए कि ताकि यहां पर 3 π/2 आ जाए। 3 λ/4, करेक्ट, 3 λ/4, 3 λ/4 डालो। x की वैल्यू क्या डालू कि यहां 5 π/2 आ जाए, 5 λ/4। x की वैल्यू क्या डालू कि यहां पर 7 π/2 आ जाए, 7 λ/4, है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये पोजीशन ऑफ नोड्स बता रहा है बेटा आपको कि पहली नोड का कहां फॉर्म होगा λ/4 पे, अगली नोड कहां फॉर्म होगी 3 λ/4 पे, अगली नोड कहां पर फॉर्म होगी 5 λ/4, अगली नोड 7 λ/4 में। मतलब अगर डायग्राम से मुझे बताना पड़े, अगर मान लो मैं डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूं इसको, भाई ठीक है ये डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूं मैं। ऑफ कोर्स ये एंटी नोड है, ये नोड है, एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। तो मैं कहूंगा ये एंटी नोड फॉर्म हुआ। अच्छा ये लोकेशन क्या है बेटा, तो ये लोकेशन है λ/2। अच्छा फिर यहां क्या फॉर्म हुआ, सॉरी नॉट लोकल λ/2 0 0। हाँ ये फिर बाद में क्या हुआ, नोड का फॉर्म हुआ, पहला नोड आया। अच्छा पहला नोड कहां बनता है बेटा λ/4 पे, यहां लिख देता हूं λ/4। अच्छा बाद में आया दूसरे नंबर का एंटी नोड, कहां बनता है बेटा λ/2 पे। दूसरे नंबर का आपका नोड कहां बनता है बेटा 3 λ/4 पे।
अच्छा, तीसरे नंबर का एंटी नोड कहाँ बनता है बेटा? लैम्बडा पे। भैया ये यहां पर लैम्बडा हो गया। अच्छा अच्छा, तीसरे नंबर का नोड कहाँ बनता है बेटा? 5 लैम्बडा बाय 4 पे। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि अलग अलग पोजीशन ऑफ नोड, अलग अलग पोजीशन ऑफ एंटी नोड यहाँ पर पता चल गया है ना। यहाँ पर पहले फॉर्मेशन हुआ है एंटी नोड का और बाद में नोड का। ये ऐसा सिर्फ एयर में होता है, एयर कॉलम में होता है, रस्सी में नहीं हो सकता। रस्सी में क्या होता है कि उसके जो दूसरे एंड होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, है ना। तो जब तुम उसको प्लग करेंगे तो रस्सी में आखिरी के कोनों पे नोड का फॉर्मेशन ही होगा। तो बोले नोड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर x इज इक्वल टू 0 में नोड का फॉर्मेशन होता है, ना कि एंटी नोड का, है ना। अच्छा, फिर ये कब पॉसिबल है? हमने तो सब डिराइव करके देख चुके। ये जो डेरिवेशन था अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड था। एनसीईआरटी में इसमें क्या किया गया है? साइन की जगह कॉस लिया गया है, कॉस ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, कॉस ऑफ 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। फिर उसके वजह से जो इक्वेशन आई है, तो आपकी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ, इक्वेशन क्या थी फाइनल इक्वेशन? cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी। ऐसी थी ना इक्वेशन? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन ऐसी बनती है, ट्वाइस ए cos नॉट cos साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एन टी। ये इक्वेशन ऐसी बनती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। तो फिर उसमें क्या होता है कि इस पूरे पार्ट को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माना जाता है, आर इक्वल्स टू ट्वाइस ए साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ना। फिर आपका मिनिमम नोड कहां पर आएगा? एक्स की वैल्यू 0 डालो, है कि नहीं? एक्स की वैल्यू डालो, 0 डालोगे साइन 0 0 हो जाएगा। फिर वहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा, यानी नोड का फॉर्मेशन होगा वहां पे। तो एनसीईआरटी ने ये इक्वेशन का यूज किया है। तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो स्टेशनरी वेव के लिए ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, और स्टेट बोर्ड के बेस्ड जो इक्वेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। मगर इससे कुछ मतलब बदल नहीं जाता, मतलब सेम ही होता है, क्योंकि स्टेशनरी वेव ये भी है, एयर कॉलम में होता है जनरली, और स्टेशनरी वेव ये भी है, ये भी बेटा स्टेशनरी वेव ही है। ये दोनों के दोनों स्टेशनरी वेव है। सिर्फ शुरुआत में यहां क्या फॉर्म हुआ है? एंटी नोड, और यहां शुरुआत में क्या फॉर्म हुआ है? नोड। आई बात समझ में? दिस इज द ओनली डिफरेंस विद दैट। ओके, अब पढ़ लो पूरा। इसमें दिया एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है और उसकी जो इक्वेशन है इस तरह से दी गई है। जैसे ही मैंने इक्वेशन को देखा मैंने पहचान लिया कि ये कौन सी है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। ओके, तो x को सेंटीमीटर्स में, t को सेकंड्स में दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड। आई थिंक 2 पाई एक्स अपॉन कोई नंबर है, वो 3। तो 2 पाई एक्स अपॉन कोई नंबर है, दैट्स 3, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। तो यहां पर जाएंगे आप, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव। अच्छा, वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है एज पर एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी रिलेटेड का प्रॉब्लम है। तो y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एन टी, है ना। ये हमारा, ये कहता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ओमेगा टी भी बोल सकते हैं आप। तो अब ऐसा है कि ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, देयरफॉर फ्रॉम 1 इंटू 1 एन टी, मैं यहां कह सकता हूं कि लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर आएगा। और इसने मुझे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड। अभी अभी हाल ही में मैंने देखा है कि दो नोड के बीच का फासला क्या होता है? लैम्बडा बाय 2। पहला याद होगा, नोड कहाँ आया था? लैम्बडा बाय 4। अगला कहाँ आया था? 3 लैम्बडा बाय 4। 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 क्या होता है? 2 लैम्बडा बाय 4, जो कि जाके लैम्बडा बाय 2 हो जाए। और ये हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड डेल्टा एक्स, it is lambda by 2. Therefore, delta x is equals to how much? 1.5 centimeter. And this will be the fourth option. अच्छा, आप डायरेक्ट एज अ न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फ्रीक्वेंसी भी पूछा हुआ है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है मेरे पास, मैंने शायद से मैंने जो कॉपी करा क्वेश्चन उसमें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी ऐड करा दूंगा उसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे इससे मैच करना पड़ेगा, है ना। आप 2 पाई एन को 20 पाई से मैच करिए, है ना। ऑल्सो 2 पाई एन इज इक्वल टू 20 पाई, तो पाई और पाई कैंसल, 2 1 जा 2 10 जा, एन इक्वल्स टू 10 हर्ट्स। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो इसमें से करते हैं। अगला क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। द इक्वेशन ऑफ अ stationary wave along a stretched string is given by y equals to 5 sin, याद रखना ये सिर्फ पाई एक्स है, अपॉन 3 cos of 40 pi t, cos of 40 pi t, where x and y are in centimeter and t is in seconds, जहां x और y सेंटीमीटर में है और t सेकेंड्स में है। फाइंड वेवलेंथ, कॉमा, फ्रीक्वेंसी, कॉमा, पीरियड एंड डिस्टेंस between adjacent node and antinode. In a stationary wave. First stop. Stationary wave, comma, also calculate the speed of progressive wave which led to formation of stationary wave, जो हम led to formation of stationary wave। ठीक है, बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर टू दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा पहले तो, और आपको जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट्स की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, यूजिंग y equals to a sin 2 pi x upon lambda cos of 2 pi n t। ओके, चलिए बेटा, तो यहां पर सबसे पहला क्या सवाल पूछा गया हमसे, वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x का मल्टीपल यहाँ क्या है 2 पाई बाय लैम्बडा, वहां क्या है पाई बाय 3, दोनों को आप इक्वेट करो। तो यहां पर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, है ना, x के साथ यहाँ 2 पाई बाय लैम्बडा है, वहां पर पाई बाय 3 है। अब देखो सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 पाई, सॉरी, पाई और पाई हो जा रहा है कैंसल, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। आ गया वेवलेंथ। अच्छा चलिए, अब आई बारी फ्रीक्वेंसी की।
फ्रीक्वेंसी नापने के लिए मैं टी के मल्टीपल को इक्वेट करूंगा। यहाँ टी के मल्टीपल में क्या है 40 पाई और यहाँ क्या है 2 पाई एन, 2 पाई एन। तो 2 पाई एन इज इक्वल्स टू 40 पाई। तो पाई और पाई कैंसिल हुआ, एन इज इक्वल्स टू 40/2, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा 20 हर्ट्स। ये आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1/20, 1/2 क्या होता है बेटा 0.5, 1/20 क्या होगा 0.05। तो कैपिटल टी विल बी 0.05 सेकेंड्स। ये भी हो गया। अब क्या पूछा है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। अच्छा, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का फासला कितना होता है? λ/4। नोड और नोड के बीच का λ/2 है, नोड और एंटी नोड के बीच का λ/2 है, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का λ/2 है, मगर नोड और एंटी नोड के बीच का फासला λ/4। लैम्डा तो पहले निकाल चुके थे। तो 6/4 1.5 सेंटीमीटर। और कुछ बचा हुआ है क्या फिर? 1.5 सेंटीमीटर। हाँ, स्पीड भी पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब आप कई लोग के दिमाग में आएगा स्टेशनरी वेव में प्रोग्रेसिव वेव कहां से आई? वो स्टेशनरी वेव फॉर्म होने से पहले प्रोग्रेसिव वेव उसमें जाती है, फिर वो जाके आगे मिलकर स्टेशनरी वेव बनाती है। तो उस स्टेशनरी वेव का उस प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड पूछा है। ये तो बहुत आसान है। आप v इज इक्वल टू एन लैम्बडा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच 20, लैम्बडा इज हाउ मच 60। तो फिर वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी, आया समझ में? So this is it, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिखिए, चलो देखो। तो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन आपको दी गई है इस तरह से, जिसमें कहा गया है एक्स और वाई की जो वैल्यूज है मीटर्स में, टाइम की वैल्यू सेकंड्स में है, और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये दिया गया है, मास ऑफ द स्ट्रिंग आपको इतना दिया हुआ है। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर मैं इस्तेमाल करूं अपने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूजिंग, कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप इस्तेमाल करने वाले हैं? y इक्वल्स टू 0.06, सॉरी, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई n इंटू टी। तो अगर मैंने इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज किया तो अब देखो बेटा मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर मुझे सबसे पहला क्या टारगेट है निकालने का? पहला तो ये कहा कि डज द फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव है, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉस के फंक्शन में सिर्फ टाइम है, एक्स नहीं है यहाँ पे। तो मैं पहले का तो जवाब दे दूंगा कि स्टेशनरी वेव है ये, ना ही प्रोग्रेसिव वेव है। अगर ये प्रोग्रेसिव वेव होता तो टी के साथ प्लस माइनस में एक्स आता, कॉस ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा या प्लस एक्स बाय लैम्बडा ऐसा लिख रहा था। तो ठीक है। दूसरा जवाब है कि आपका पता लगाइए, अगर अब इससे खुद बोला कि मान के चलिए कि ये ऐसी वेव है जो आपस में मिक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाली वेव से मिलकर बनी है, यानी स्टेशनरी वेव। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव? बहुत आसान। जब मैंने इसे कंपेयर किया तो 2x का यहां पर मल्टीपल क्या है 2 पाई बाय लैम्बडा, और यहां क्या मल्टीपल है 2 पाई बाय 3। कटा कटा तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है फिर 3 मीटर्स। ये आ गया वेवलेंथ। फिर साथ ही साथ इसने क्या मुझसे पूछा? फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूंगा 2 पाई एन को इक्वेट करूंगा 120 पाई से, पाई पाई कटा 60, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 60 हर्ट्स, एन इक्वल्स टू 60 हर्ट्स। चलो फिर उसके बाद स्पीड ऑफ ईच वेव, प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड क्या रहेगी? v इक्वल्स टू एन लैम्बडा बोला था मैंने, तो v इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये आ गया वेलोसिटी, आप देखेंगे आ गया, ठीक है। तो डिटरमाइन स्पीड ऑफ ईच वेव। अगला उसने कहा है कि डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
अब टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और v तो हमारे को मिल गया, टेंशन निकालना है, म्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो म्यू विल बी हाउ मच, m by l, मास इज हाउ मच, 3 into 10 raised to power -2, व्हाट अबाउट l, 1.5, यानी 2 into 10 raised to power -2 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है ना। अब आगे क्या, तो चलो फॉर्मूले में डालते हैं, सिंस v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, therefore t is equals to v square into mu, that is t is equals to velocity का स्क्वायर, what is velocity, 180, 180 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 raised to power -2, ठीक है। अच्छा 180, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, उसके साथ 2 जीरो, तो 324 इंटू 2 इंटू 10 raised to power -2। अब जाहिर बात है ये -2 2 जीरो खा जाएंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, 648 न्यूटन्स आ गया। तो ये स्टेशनरी वेव का हमारे पास न्यूमेरिकल हमने देखे बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ओनली। अब कल जो है पार्ट जो हम लेने वाले हैं, दैट इज वेरी डैम इंपॉर्टेंट, वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम। पूरा पार्ट ये वाला है, तो इंशाल्लाह मैं कल एक दिन में निपटा दूंगा, 3 जो है पार्ट अपने मेन। और ऐसा है कि ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा समझ के चलो कि इसमें से एक हाथ पूछा जा सकता है, 99.99% चांस। और दूसरी बात कि इस साल भी जो नीट में क्वेश्चन आया था इसी भी रीजन पे से आया था, है ना। जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, नीट में जो पूछा गया था, काफी लोगों को दिक्कत गई थी, बोल रहे थे बहुत मुश्किल था, ऐसा सुना मैंने, है ना। मुझे तो ऐसा लगा नहीं, बट ठीक है, देखते हैं फिर भी क्या होगा। ओके ठीक है, बाकी का देखते हैं बाद में।